कहानी की शुरुआत में बताया जाता है 100 साल पहले हमारी दुनिया में सब कुछ संतुलित था। आग, धरती, वायु और जल, चारों कबीलों के लोग आपस में शांति से रहते थे। जो लोग अपने तत्वों पर काबू पा लेते थे उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक खास व्यक्ति होता था, अवतार। अवतार चारों तत्वों को नियंत्रित कर सकता था और वही आत्माओं की दुनिया से संपर्क करने में सक्षम था। उसका काम था आत्माओं की मदद से दुनिया में संतुलन बनाए रखना। फिर एक दिन अवतार अचानक गायब हो गया। उसके गायब होते ही संतुलन टूट गया और कबीलों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अग्नि कबीले का राजा, जिसने मशीनों और नई ताकतवर सेना के दम पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, बाकी तीनों कबीलों पर राज करना चाहता था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हम जल राज्य के एक छोटे से कबीले में पहुंचते हैं। यहाँ बर्फ के सिवा कुछ नहीं उगता, इसलिए लोग पूरी तरह शिकार पर निर्भर हैं। दो भाई बहन सोका और कटारा शिकार पर निकले हैं। कटारा पानी को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत अभी अधूरी है। उसे और अभ्यास की जरूरत है। बातों बातों में पता चलता है कि उनके पिता अग्निदेश के खिलाफ युद्ध लड़ने गए हैं और उनकी माँ को अग्नि सैनिकों ने पकड़कर मार दिया था। तभी बर्फ के नीचे उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है, इसलिए वे बर्फ तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ टूटती है, अंदर से एक विशाल बर्फ का गोला बाहर निकलता है। दोनों डर कर पीछे हट जाते हैं। अगले ही पल गोला बीच से फट जाता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठती है। दूर समुद्र में सफर कर रहा अग्निदेश का राजकुमार जूको उस रोशनी को देख लेता है। जब धुंध छंटती है तो सोका और कटारा देखते हैं कि गड्ढे के बीच एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है और उसके साथ एक अजीब मगर प्यारा जानवर भी है। वे दोनों उसे अपने कबीले में ले आते हैं। होश में आने पर लड़का अपना नाम बताता है, आंग। आंग कहता है कि वह घर से भाग गया था, लेकिन समुद्री तूफान में फंसकर यहाँ आ पहुंचा। अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि उसके लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन तभी अग्निदेश का राजकुमार जूको अपने सैनिकों के साथ कबीले पर हमला कर देता है। वह लोगों को बंदी बनाने लगता है। सोका, कटारा और आंग को छुपने के लिए कहता है, लेकिन सैनिक आंग को ढूंढ लेते हैं। उसके सिर पर बना खास निशान देखकर वे उसे जूको के सामने ले आते हैं। जूको धमकी देता है, अगर आंग उसके साथ नहीं गया तो पूरा कबीला मारा जाएगा। अपने लोगों को बचाने के लिए आंग खुद को सौंप देता है और जूको से वादा लेता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब जूको आंग को अपने युद्धपोत पर ले जाता है। वहाँ जूको का अंकल उसकी परीक्षा लेता है। वह आंग के सामने आग, पत्थर और पानी रखता है। तीनों तत्व आंग की ओर झुक जाते हैं। जूको और उसके अंकल समझ जाते हैं आंग ही अवतार है। जूको बताता है कि उसके पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया था। उसे आदेश मिला था, अवतार को ढूंढो वरना कभी वापस मत आना, क्योंकि अवतार ही अग्निदेश के विस्तार को रोक सकता था और राजा अवतार को खत्म करके दुनिया पर राज्य करना चाहता था। जूको आंग को चेतावनी देता है, भागने की कोशिश मत करना, ये युद्धपोत है। लेकिन आंग को गुस्सा आता है। उसे धोखा महसूस होता है। वह अपनी शक्तियों से सैनिकों को हरा देता है और अपनी छड़ी से बने पंखों की मदद से आसमान में उड़ जाता है। वह पास की बर्फीली चोटी पर पहुंचता है जहां सोका और कटारा पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके उड़ने वाले जानवर के साथ। दरअसल उनकी दादी ने पहले ही पहचान लिया था, आंग कोई साधारण लड़का नहीं, वह अवतार है। आंग सोका और कटारा से कहता है कि अब उन्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि वह खुद अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन सोका और कटारा उसे अकेला छोड़ने से साफ मना कर देते हैं। वे फैसला कर चुके थे, अब वे आंग के साथ ही रहेंगे। तीनों उसके उड़ने वाले साथी पर सवार होकर वायु राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे ऊंची पहाड़ी चोटी पर बसे उस प्राचीन वायु मंदिर में पहुंचते हैं जहां कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। आंग अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन मंदिर पूरी तरह सुनसान था। उसे लगता है शायद सब लोग प्रार्थना स्थल पर होंगे। वह दौड़कर वहां पहुंचता है और जम जाता है। चारों तरफ सिर्फ कंकाल पड़े थे। कटारा धीरे से सच बताती है, आंग 100 साल तक उसी बर्फ के गोले में कैद था। जब अग्निदेश के राजा को पता चला कि अवतार वायु मंदिर में जन्म लेने वाला है, उन्होंने पूरे मंदिर पर हमला कर दिया। सभी भिक्षुओं को मार दिया गया ताकि अवतार कभी उन्हें रोक न सके। और शायद उसी बर्फीली कैद की वजह से आंग की उम्र बढ़ना रुक गई थी। आंग को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है वह तो बस कुछ दिन पहले ही घर से निकला था। लेकिन तभी उसकी नजर एक कंकाल के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है। वह वही लॉकेट था जो आंग ने अपने गुरु को अपने हाथों से बना कर दिया था। अब सच से भागना नामुमकिन था। आंग टूट जाता है। वह दर्द से चीख उठता है और उसके आसपास तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत होता है। तभी एक लड़का भागते हुए उनकी तरफ आता है। उसके पीछे अग्निदेश के सैनिक लगे थे। लड़के का कसूर बस इतना था, उसने सैनिकों पर पत्थर फेंका था। आंग, सोका और कटारा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों को पकड़ लिया जाता है। सैनिक उन्हें धरती राज्य के एक गुलाम गांव में ले जाते हैं। लड़के का पिता अपने बेटे को देखकर रो पड़ता है। आंग उनसे पूछता है, तुम लोग गुलामी क्यों सह रहे हो? तुम धरती के लोग हो। तुम्हारे पैरों के नीचे
खुद धरती है। लड़के का पिता बताता है, पहली बार जब अग्नि सैनिक आए थे, गांव वालों ने मिलकर उन्हें हरा दिया था, लेकिन वे दोबारा लौटे और इस बार उनके पास विशाल मशीनें थीं। गांव हार गया और गुलाम बन गया। आंग लोगों को हिम्मत देता है। वह कहता है, अब समय आ गया है फिर से लड़ने का, और सच बता देता है वह अवतार है। सैनिक हंसते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार अवतार एक एयरबेंडर होना चाहिए था। तभी आंग हवा को नियंत्रित करके दिखाता है। अब किसी को शक नहीं रहा। युद्ध शुरू होता है। गांव वाले आंग के साथ मिलकर सैनिकों का सामना करते हैं और आखिरकार उन्हें भगा देते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग कहते हैं उनका रक्षक लौट आया है। गांव के बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। वे आंग को बताते हैं यह उसके पिछले जन्म की मूर्ति है, क्योंकि अवतार बार बार जन्म लेता है चारों देशों में संतुलन बनाए रखने के लिए। आंग पहले भी कई जिंदगियां जी चुका था। अब सब चाहते थे कि वह अग्नि देश से उनकी रक्षा करे, लेकिन आंग सच बताता है वह अभी सिर्फ वायु को नियंत्रित कर सकता है। बाकी 3 तत्वों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कटारा हैरान होकर पूछती है, एक अवतार होकर भी? आंग धीरे से अपना अतीत याद करता है। जब उसके गुरु को पता चला कि वह अवतार है, पूरा मंदिर उसके सामने झुक गया था। उस पल से उसकी सामान्य जिंदगी खत्म हो गई। गुरु ने कहा था, अवतार दोस्ती, प्यार या एक साधारण जीवन नहीं जी सकता, और उसी डर से आंग भाग गया था। जब आंग ने अपने गुरु से पूछा कि अवतार को सामान्य जीवन क्यों नहीं मिल सकता, तो गुरु ने शांत स्वर में कहा, यह एक कुर्बानी है जो हर अवतार को देनी पड़ती है। लेकिन आंग इसके लिए तैयार नहीं था। डर और उलझन में वह मंदिर से भाग गया। भागते भागते वह समुद्र के किनारे पहुंच गया और तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया। भयंकर तूफान उठा और आंग समुद्र में समा गया। वहीं वह बर्फ के गोले में कैद होकर 100 साल तक सोया रहा, जब तक सोका और कटारा ने उसे आजाद नहीं किया। आंग की कहानी सुनकर दोनों फैसला करते हैं वे उसे बाकी तीनों तत्व सीखने में मदद करेंगे, उसे सही गुरुओं तक पहुंचाएंगे। आंग सबसे पहले पानी सीखना चाहता है, क्योंकि तत्वों का क्रम वायु के बाद पानी ही आता है, और उसके गुरु भी उसे सबसे पहले यही सिखाने वाले थे। लेकिन अवतार होने का सच पता चलते ही वह भाग गया था, इसलिए उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। सोका और कटारा तय करते हैं कि वे उसे जल राष्ट्र ले जाएंगे, जहां महान जल गुरु उसे सिखा सकते हैं। सफर के दौरान कटारा खुद भी उसे अभ्यास कराती है। आखिर वह भी जल कबीले से है, लेकिन हर कोशिश के साथ आंग की पुरानी यादें लौट आती हैं और उसका ध्यान टूट जाता है। तभी आंग को एक रहस्यमयी दर्शन होता है। एक आवाज उसे पास के वायु मंदिर में बुलाती है, जहां एक प्राचीन आत्मा उसके सवालों का जवाब दे सकती है। सोका और कटारा डरते हैं। अग्नि सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। एक छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती थी, लेकिन आंग फैसला कर चुका था। वह अपने उड़ने वाले साथी पर बैठकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर वह देखता है मंदिर तबाह हो चुका है। अग्नि देश ने उसे लगभग मिटा दिया था। तभी एक भिक्षु उसकी ओर आता है। वह आंग को पहचान लेता है और उसे देखकर भावुक हो जाता है। वह कहता है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, कुछ पवित्र चीजें अभी भी सुरक्षित हैं। वह आंग को एक गुप्त कक्ष में ले जाता है, जहां उसके पिछले जन्मों की मूर्तियां रखी थीं। लेकिन तभी सैनिक कमरे को घेर लेते हैं। यह एक जाल था। भिक्षु ने आंग को धोखा दिया था। सैनिक उसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर सके। और यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। इस बार आंग को पकड़ने का आदेश राजकुमार जूको ने नहीं, बल्कि अग्नि देश के सेनापति ने दिया था। सेनापति जूको से पहले अवतार को पकड़ना चाहता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। अगर जूको अवतार को राजा के सामने पेश कर देता तो उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता और राजा बनते ही वह सेनापति को मरवा देता। लेकिन सेनापति की योजना और भी खतरनाक थी। वह खुद राजा को मारकर सिंहासन हथियाना चाहता था। तभी किले में अचानक हमला होता है। एक नकाबपोश योद्धा सैनिकों को गिराता हुआ अंदर घुसता है और आंग को आजाद करा देता है। दोनों मिलकर भागने लगते हैं। सैनिक पीछा करते हैं। आंग और नकाबपोश साथ लड़ते हैं और बाहर निकलने का मौका पा लेते हैं। लेकिन आंग देखता है नकाबपोश कई सैनिकों के बीच घिर गया है। वह उसे छोड़कर नहीं भाग सकता। आंग वापस लौटता है। तूफानी हवा के साथ वह सैनिकों को हरा देता है और नकाबपोश को बचा लेता है। लड़ाई के बाद नकाबपोश बेहोश हो जाता है। आंग उसका मुखौटा हटाता है और सन्न रह जाता है। वह कोई और नहीं, राजकुमार जूको था, जिसने उसे इसलिए बचाया था ताकि वह खुद उसे पकड़कर अपने पिता के सामने ले जा सके। आंग जूको को एक सुरक्षित जगह छोड़कर वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार जूको अपनी युद्ध पोत पर लौटता है, जहां उसका अंकल उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अग्नि देश के सेनापति को सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे मालूम था कि आंग को छुड़ाने वाला कोई और नहीं, जूको था। वह तुरंत राजा के पास जाता है। राजा आदेश देता है, अवतार को पकड़ो किसी भी कीमत पर, लेकिन राजकुमार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी रात जूको अपने कमरे में सोने जाता है और अचानक कमरे में गैस विस्फोट हो जाता है। पूरा जहाज हिल उठता है। जूको चमत्कारिक रूप से बच जाता है, लेकिन सेनापति को यकीन हो जाता है कि राजकुमार मर चुका है। उधर आंग, सोका और कटारा जल राज्य पहुंच चुके थे। सोका और राज्य की राजकुमारी पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करने लगते
सकते हैं। आंग जल गुरु के सामने अपनी वायु शक्ति दिखाता है। अब किसी को शक नहीं रहता, अवतार लौट आया है। आंग प्रशिक्षण शुरू करता है, लेकिन तभी एक दिन आसमान से राख गिरने लगती है। पूरे राज्य में दहशत फैल जाती है। अग्निदेश की सेना विशाल जहाजों के साथ हमला करने आ रही थी। उनका लक्ष्य सिर्फ युद्ध नहीं था, अवतार को पकड़ना और जल राज्य पर कब्जा करना था। आंग समझ जाता है कि सीधे युद्ध से जीतना आसान नहीं होगा। वह रानी से ऐसी जगह पूछता है जहां वह ध्यान करके आत्माओं से मार्गदर्शन ले सके। रानी उसे एक पवित्र गुफा का रास्ता बताती है। आंग, कटारा, सोका और रानी गुफा तक पहुंचते हैं। उन्हें पता नहीं था कोई उन पर नजर रख रहा था। झूको किसी तरह राज्य में घुस आया था। गुफा में पहुंचकर आंग ध्यान में बैठ जाता है। बाकी सब बाहर चले जाते हैं, सिर्फ कटारा उसकी रक्षा के लिए रुकती है। तभी अंधेरे से झूको निकलता है। वह आंग को पकड़ना चाहता था। कटारा उसके सामने खड़ी हो जाती है और शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई। आग बनाम पानी। झूको के हमले तेज थे और उसका नियंत्रण मजबूत। कटारा बहादुरी से लड़ती है, लेकिन आखिरकार हार जाती है। झूको आंग को बांध कर ले जाता है। उधर ध्यान में आंग आत्माओं की दुनिया पहुंच चुका था। वहां उसकी मुलाकात महान ड्रैगन से होती है। आंग पूछता है, मैं अग्निदेश को कैसे हराऊं? ड्रैगन जवाब देता है, तुम अभी भी अपने दर्द से बंधे हो। जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तुम अपनी असली शक्ति नहीं पा सकते। अपने भावनाओं पर काबू करो और पानी की ताकत को जगाओ। आंग समझ जाता है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। जब वह होश में आता है, खुद को बंधा हुआ पाता है। वह भागने की कोशिश करता है। झूको पीछा करता है। दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव होता है। तभी कटारा वापस आती है। वह पानी की शक्ति से झूको को बर्फ में कैद कर देती है। आंग जाने से पहले झूको के चेहरे के पास की बर्फ पिघला देता है ताकि वह जिंदा बच सके। बाहर निकलते ही वे देखते हैं अग्नि सेना राज्य के अंदर घुस चुकी है। चारों तरफ युद्ध छिड़ चुका था। जल सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे और जैसे ही रात होती है, उनकी ताकत बढ़ने लगती है, क्योंकि आकाश में चांद निकल आया था और चांद जल योद्धाओं को पावर देता है। अग्निदेश का सेनापति पहले से जानता था जल योद्धाओं को उनकी असली शक्ति चांद से मिलती है। इसीलिए वह उस पवित्र गुफा में पहुंचता है जहां एक छोटे से तालाब में दो चमकती मछलियां तैर रही थीं। एक में सूरज की आत्मा थी और दूसरी में चंद्रमा की। सेनापति चंद्रमा वाली मछली को पकड़कर पानी से बाहर निकाल लेता है। उसका इरादा साफ था, अगर मछली मर गई तो जल योद्धाओं की शक्ति खत्म। झूको का अंकल उसे रोकने की कोशिश करता है। वह चेतावनी देता है, अगर चंद्रमा की आत्मा मर गई तो पूरी दुनिया का संतुलन टूट जाएगा। लेकिन सेनापति नहीं मानता। वह मछली को मार देता है। अगले ही पल चांद लाल हो जाता है। पूरी दुनिया कांप उठती है। झूको का अंकल गुस्से से आग की लपटें छोड़ता है। सेनापति डरकर भाग जाता है। जल राज्य की रानी आसमान का बदला रंग देखकर समझ जाती है कुछ भयानक हो चुका है। वह सोका के साथ गुफा में पहुंचती है और मरी हुई मछली को देखकर टूट जाती है। झूको का अंकल कहता है, अगर कोई अपनी जान देकर आत्मा को वापस जगाए तो संतुलन लौट सकता है। सोका मना करता है। वह रानी से प्यार करता था, लेकिन रानी जानती थी उसकी जिंदगी भी चांद की देन है और अब उसे अपने लोगों के लिए कुर्बानी देनी होगी। वह पानी में उतरती है और अपनी जान दे देती है। जैसे ही उसकी आत्मा मछली से जुड़ती है, मछली फिर से जिंदा हो जाती है। चांद वापस नीला हो जाता है। दुनिया का संतुलन लौट आता है। उधर झूको और सेनापति आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन झूको का अंकल उसे रोकता है। यह लड़ाई बेकार है। वे वहां से निकलने लगते हैं। तभी सेनापति पीछे से वार करता है। अंकल झूको को बचा लेता है और दोनों भाग जाते हैं। कुछ ही पल बाद जल योद्धा पहुंचते हैं और सेनापति को खत्म कर देते हैं। अब आंग युद्ध भूमि में खड़ा है। वह देखता है अग्नि सेना के विशाल जहाज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आंग अपनी भावनाओं को शांत करता है और अपनी शक्ति जगाता है। समुद्र उसकी आज्ञा मानता है। पानी आसमान छूने लगता है। एक विशाल लहर महलों से भी ऊंची उठ जाती है। अग्नि सैनिक डर जाते हैं। वे हथियार डाल देते हैं। जहाजों में बैठे सैनिक भी समझ जाते हैं अगर लहर गिरी तो कोई नहीं बचेगा। वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। आंग धीरे से लहर को वापस समुद्र में छोड़ देता है, बिना किसी जान के नुकसान के। अग्नि सेना लौट जाती है। जब आंग लोगों के सामने आता है, पूरा जल राज्य उसके सम्मान में झुक जाता है। रक्षक लौट आया था। अग्निदेश का राजा अपने सेनापति की मौत और बेटे की नाकामी से क्रोधित था। अब वह अपनी बेटी को आदेश देता है, अवतार को पकड़ कर लाओ। वह बताता है जल्द ही एक धूमकेतु धरती के पास से गुजरेगा और उस समय अग्निदेश की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यही सही समय होगा दुनिया पर कब्जा करने का। राजकुमारी मुस्कुराती है। उसे पूरा भरोसा था जो उसका भाई नहीं कर सका वह करेगी। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई शुरू होती है। कभी कभी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें याद दिलाती हैं कि उम्मीद कभी मरती नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल से शुक्रिया।